दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूं जो आप सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास दूसरा नंबर चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण, उसका हम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में भी जानेंगे और इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का हम वन शॉट भी सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहला हमारा टॉपिक है अम्ल और क्षारक में अंतर। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछता है कि अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अम्ल और क्षारक में अंतर। तो सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल और क्षारक में अंतर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जैसे नींबू होता है, नींबू क्या होता है? वो स्वाद हम उसको जब चखते हैं तो वो कैसा दिखता है, मतलब कैसा, मतलब हमको स्वाद आता है तो खट्टा आता है। तो नींबू क्या है? एक अम्ल है। तो अम्ल जब जो भी कोई भी पदार्थ यदि अम्ल होगा तो वो क्या होगा? स्वाद में खट्टा होगा। उसके बाद हमारे पास क्षारक जो है, क्षारक क्या है? क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। यहाँ पर खट्टा नहीं, मतलब जो क्षारक है वो स्वाद में कैसा होता है? तो कड़वा होता है। मतलब जैसे साबुन होता है, साबुन को आप कभी थोड़ा सा चखिएगा, मतलब उसको, तो वो कैसा दिखाए, मतलब कैसे आपको स्वाद में आएगा? तो कड़वा आएगा। तो हमारे पास क्या होता है? क्षारक जो होता है वो स्वाद में कैसा दिखता है, मतलब स्वाद में कैसा हमको लगता है? तो कड़वा लगता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारा टॉपिक है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। मतलब एक नीला लिटमस पेपर होता है। क्या होता है? एक नीला लिटमस पेपर होता है। जैसा हमारा कॉपी होता है, उसमें पेपर है जो एक पन्ना होता है, उसी प्रकार से हमारे पास एक नीले लिटमस पेपर होता है। उसी नीले लिटमस पेपर को जब जलीय विलयन में हम डुबोते हैं तो वह कैसा बदल जाता है? वो कलर जो नीले कलर का रहता है पत्र, वो लाल में बदल जाता है। तो ये हमारे पास दूसरा हो गया। अब हम देखेंगे क्षारक में। तो क्षारक जो है, लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। मतलब जैसे एक नीले लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर है, उसको जब क्षारीय विलयन में हम डुबोएंगे तो किस में बदल जाएगा? तो वह नीले में बदल जाएगा, नीले कलर में बदल जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा है अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। H+ आयन का मतलब क्या है? जैसे ये अभी मैं आपको H+ आयन में बताऊंगा कैसे प्रकार देता है। और ये बात किसने कहा था? आर्हेनियस ने बताया था। आपसे एक बात बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बना सकता है कि अम्ल का परिभाषा आर्हेनियस अवधारणा के सिद्धांत से लिखिए। तो आप यही लिखेंगे कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल को जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो वह H+ आयन देता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि आर्हेनियस जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, आर्हेनियस के अवधारणा। तो ये बात किसने कहा था? आर्हेनियस ने क्या कहा था? तो जब अम्ल को जलीय विलयन में डुबोते हैं तो H+ आयन देता है। अब हम देखते हैं क्षारक में। तो क्षारक में हमारे पास क्या है? तो क्षारक जलीय विलयन में OH निगेटिव क्या देता है? OH निगेटिव आयन देता है। ये भी बात आर्हेनियस ने ही बताया था कि जब हम क्षारक को जलीय विलयन में डुबोएंगे तो वह हमको OH निगेटिव आयन देता है। ये बात हो गया। अब हम देखेंगे चौथा नंबर पर। हमारे पास चौथा नंबर तो चौथा हमारा है अम्ल का pH मान 7 से कम होता है लेकिन 0 से अधिक होता है। pH मान का मतलब क्या होता है? pH मान मतलब एक pH मान होता है। क्या होता है? pH एक मान होता है, वो हमेशा कहाँ से होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 तक होता है। तो वही हमसे जब उसमें अम्लीय भी होता है तो अम्लीय कितना होता है? तो अम्लीय जो होता है वो 7 से
क्या होता है, 7 से अधिक होता है, सॉरी 7 से कम होता है और 0 से अधिक होता है। तो अम्लीय विलयन ये होता है, मतलब अम्लीय विलयन कहाँ से होता है, तो 7 से अधिक, 7 से कम होता है और 0 से अधिक होता है। और उसके बाद हम क्षारीय की बात करें, क्षारक की, तो क्षारक pH मान 7 से अधिक होता है लेकिन 14 से कम होता है। क्या होता है, 7, जब क्षारीय की बात करें तो 7 से अधिक होता है लेकिन 14 से कम होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखिए 5वां नंबर हमारे पास ये रिएक्शन है या अभिक्रिया हमारे पास है। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा है, HCl को जब हम क्या करेंगे, जलीय विलयन में डुबोएंगे, मतलब जल में हम इसको घोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव मतलब H+ आयन देगा, उसके बाद प्लस में Cl निगेटिव आयन देगा। तो देखिए हमने जब HCl को हमने क्या किया, जलीय विलयन में डुबोया तो हमको H+ आयन दे रहा है कि नहीं, तो वही हमने यहाँ पर लिखा था कि अम्लीय विलयन को, अम्ल को जल में डुबोया जाता है तो हमको क्या देता है, H+ आयन देता है। तो हमारे पास HCl क्या है, एक अम्ल है, तो इस अम्ल को हम जलीय विलयन में डुबोएंगे तो हमारे पास क्या देगा, H+ आयन देता है। तो यह बातें लिखेगा। उसके बाद हमारे पास इधर है क्षारक में, जब हम NaOH को हम क्या करेंगे, NaOH का हम क्या करेंगे, मतलब हम जलीय विलयन में फिर इसको भी डुबोएंगे तो Na+ में बनेगा और प्लस में हमारे पास फिर से OH निगेटिव में बन जाएगा, मतलब OH निगेटिव भी देगा। यहाँ पर हमने लिखा था क्षारक को जलीय विलयन में डुबोते हैं तो OH निगेटिव आयन देता है। तो यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास क्या है, क्षारक है। तो क्षारक को जब हमने अम्लीय विलयन, जलीय विलयन में डुबोया तो हमारे पास क्या दे दिया, Na+ में दे दिया और OH निगेटिव में दे दिया। तो जब ये हमारे पास OH हमारे पास है, क्या है, ये जो हमारे पास OH निगेटिव दे रहा है, यही तो हमारे पास क्या है, अम्लीय क्षारीय न है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे हमारे पास है विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय, तो इसको हम पहले खूब आराम से समझेंगे, लेकिन आपको जलीय मतलब अम्ल और क्षारक में अंतर आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब हम समझेंगे विद्युत अपघटय। तो विद्युत अपघटय क्या होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है जो रासायनिक पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उसे विद्युत अपघटय कहलाता है। अर्थात यहाँ पर फिर से लिखा है, अर्थात जिस रासायनिक पदार्थ का जलीय विलयन विद्युत का सूचक होता है उसे विद्युत अपघटय कहा जाता है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, कोई भी आप क्या कर लीजिए, एक रासायनिक पदार्थ, मतलब उसको रासायनिक पदार्थ ले लीजिए और उसको क्या करिए, उसको जल में जब घोलेंगे तो आयनों के रूप में टूट जाता है। जैसे प्लस आयन माइनस आयन ऐसे होता है ना, उसके रूप में वह टूट जाता है, और जब वो टूटता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं। और यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिखा है, जब हम NaCl को जब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें विद्युत अपघटय मतलब विद्युत धारा से इसमें तोड़ेंगे इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, NH+ आयन देगा और उसके बाद Cl निगेटिव आयन देगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये जो प्लस आयन है, ये प्लस क्या है, एक आयन ही है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर निगेटिव आयन है। तो हमको क्या कह रहा था कि आयनों में टूट जाता है, तो ये हमारे पास 2 आयनों में टूट गया है, तो ये हमारे पास क्या है, विद्युत अपघटय है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको विद्युत अपघटय समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे हमारे पास है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह करके उसे सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को विद्युत अपघटय कहलाता है। मतलब क्या हमसे इसमें कह रहा है कि जब हम विद्युत अपघटय को जलीय विलयन में हम डुबोकर उसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यह एक हमारे पास एक मतलब हमारे पास विद्युत अपघटय है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं। विद्युत धारा जब हम प्रवाह कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास ये जो निकल रहा है, ये सरल अणु है। ये क्या है, सरल अणु है, और ये 2 सरल अणुओं में टूट जा रहा है। मतलब इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं तो ये 2 सरल अणुओं में टूट जा रहा है। तो जब हमारे पास 2 सरल अणुओं में टूट जाता है, उसी क्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसा हमने यहाँ पर 2HCl ले लिया, जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाह
किया तो हमको H2 दे रहा है और प्लस में हमको Cl2 दे रहा है। मतलब ये दो हमारे पास क्या है, ये सरल अणु है। तो दो सरल अणुओं में हमारे पास टूट रहा है ना, तो इसी सरल अणुओं को मतलब टूट रहा है, तो इसी को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको विद्युत अपघटन समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे इसके आगे। तो इसके आगे हमारे पास है पीएच मान। पीएच मान आपके लिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पीएच मान हमने लिखा है कि सोरेनसर के अनुसार, क्या सोरेनसर के अनुसार मतलब सोरेनसन ने बताया है, पीएच मान को सोरेनसन ने बताया है कि किसी बिलियन में उपस्थित में H+ आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। मतलब कोई भी बिलियन में उपस्थित H+ आयन हो, क्या हो, कोई भी बिलियन हो उसमें H+ आयन हो और उसके ऋणात्मक लघु गुणांक को हम पीएच मान कहते हैं। और ये हमारे पास एक सूत्र होता है पीएच मान का, ये हमारे पास एक सूत्र होता है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस सूत्र पर रोमेलकर बहुत ज़्यादा पूछता है। तो पीएच बराबर क्या होता है, माइनस का लॉग, और ये हमारे पास सांद्रण है, उसके बाद हमारे पास है H+, तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पर हमने कुछ नोट यहाँ पर लिखा है, कुछ बातें यहाँ पर इसको ध्यान देना है। किसी बिलियन का पीएच मान 0 से 14 हो सकता है। मतलब कोई भी बिलियन हो उसका पीएच मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो 0 से 14 के बीच में ही हो सकता है। और हमने यहाँ पर पहला नंबर लिख दिया है, यदि पीएच मान 7 होगा, मतलब हमारे पास पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, तो वह हमेशा क्या होगा, उदासीन होगा। क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। और यदि पीएच मान 0 से अधिक होगा, क्या होगा, 0 से अधिक होगा, 0 से यदि अधिक होगा तो वह अम्लीय होगा। लेकिन यदि 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास 0 से अधिक, तो 0 से अधिक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 6 तक आएगा। मतलब 7 से कम आना चाहिए, यहाँ पर 7 से कम आना चाहिए। तो हमारे पास जब ये इतना रहेगा, मतलब 1 से लेकर 6 तक रहेगा, वो हमेशा क्या होगा, वह अम्लीय होगा। यदि हमारे पास यदि 7 हो जाता है तो 7 हमेशा उदासीन होता है, तो 7 को नहीं लेते हैं। और यदि 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक मतलब जैसे में 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 14 हो गया। तो जब हमारे पास 8 से ऊपर मतलब 7 से ऊपर जाएगा, 7 के छोड़कर 8 9 10, तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्षारीय होगा। तो ये बात आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। जब हमारे पास पीएच मान 7 होगा तो वह उदासीन होगा, और जब हमारे पास 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक लेकिन 7 से कम होगा, तो हमारे पास वह हमारे पास पीएच मान क्या होगा, वह अम्लीय होगा। लेकिन 7 से अधिक होगा तो 7 से अधिक और 14 से कम होगा तो हमेशा क्षारीय होगा पीएच मान। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब हम समझेंगे सूचक। सूचक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में सूचक से प्रश्न उठाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है सूचक में, सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। मतलब ये हम इसको क्या कह रहे हैं, इसमें मतलब हमको डिफिनेशन में क्या कह रहा है, मतलब कोई भी हमारे पास रासायनिक पदार्थ है, क्या है, कोई भी हमारे पास रासायनिक पदार्थ है, उस रासायनिक पदार्थ को मतलब कोई भी हमारे पास रासायनिक पदार्थ है, उस रासायनिक पदार्थ मतलब जैसे हम अभी हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखा था, जैसे इसी पहले एलिकुलर है, जैसे ये हमारे पास कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसको पूर्ण होने की जानकारी बता रहा है। इसी मतलब इसको हमारे पास ये पूर्ण हो गया है, मतलब इसको हमने इसमें तोड़ दिया है तो ये पूर्ण हो गया है, तो इसी को जानकारी जब हमको बता देता है, इसी को हम कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं, सूचक। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसको पूर्ण होने की जानकारी को बता देता है, उसी को कहते हैं हम सूचक। यहाँ पर हमने एक और भाषा मतलब एक और इसका परिभाषा लिखा है, अम्ल क्षार सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका, यहाँ पर जिनका होना चाहिए, जिनका अम्लीय विलयन में कोई
एक रंग होता है तथा क्षारीय विलयन में कोई दूसरा रंग होता है। मतलब क्या हमसे इस कह रहा है कि कोई भी हमारे पास रासायनिक पदार्थ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको जब हम अम्लीय विलयन में डुबोते हैं तो एक अलग रंग निकलेगा, और उसी को हम उसी मतलब पदार्थ को यदि क्षारीय विलयन में डुबो देते हैं तो हमारे पास वो दूसरा रंग निकल जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि जब हमने अम्लीय विलयन को, कोई हमारे पास रासायनिक पदार्थ है, जब हम उसको अम्लीय विलयन में हमने डुबो दिया तो हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास लाल निकला है। हमारे पास लाल, मतलब हम क्या कर दिए, अम्लीय विलयन में हमने डुबोया तो हमारे पास लाल निकल गया। लेकिन जब हम क्षारीय विलयन में डुबो देते हैं, क्षारीय विलयन में डुबो देते हैं तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास नीला हमको निकल रहा है कोई भी विलयन। तो ऐसे आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे हमारे पास है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया हो, कोई भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो, उसमें क्या करते हैं, अम्ल और क्षार को हम ले लेते हैं। अम्ल और क्षार को हमने ले लिया, और जब अम्ल और क्षार के जब हम उसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमेशा लवण और जल बनाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, मान लेते हैं हमारे पास कोई अम्ल है और क्षार है, इन दोनों की हम क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास लवण निकलेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। ऐसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। जैसे हमारे पास HCl है, HCl क्या है, एक अम्ल है, और NaOH क्या है, एक क्षार है। तो जब हमें इन दोनों को, अम्ल और क्षार के जब हम अभिक्रिया कराए हैं तो हमारे पास क्या मिला है, NaCl मिला है। NaCl ये क्या है, एक लवण है, क्या है, एक लवण है, और प्लस में H2O क्या है, जल है। तो हमारे पास जल हो गया। क्लियर बात है। अब मैं आशा करता हूँ कि उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। कैसे आपको भाषा, मतलब इसका एग्जाम्पल कैसे बताना है, आप ऐसे बहुत ही आसानी तरीके से बोल सकते हैं कि जब कोई अम्ल तथा क्षार को जलीय विलयन, जब किसी अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराते हैं तो हमेशा लवण तथा जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये आप एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे हमारे पास है लवण। लवण जो हमारे पास है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल हमारे पास क्या है, लवण हमारे पास क्या है, तो लवण हमारे पास है अम्ल व क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास अम्ल और क्षारक है, अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया से कोई भी एक ठोस पदार्थ बनेगा, उसी ठोस पदार्थ को ही हम लवण कहते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास दो अम्ल और क्षार है, इसके हमने क्या कर दिया, अभिक्रिया कराया, तो ये हमारे पास एक ये पदार्थ ही न बना है, ये हमारे पास एक ठोस पदार्थ बना है। तो इसी ठोस पदार्थ को हम लवण कहते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे लवणों का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण हम समझेंगे तो सबसे पहला हमारे पास है सरल या सामान्य लवण। सरल या सामान्य लवण, तो सरल और सामान्य लवण क्या होता है, तो इसमें H+ व OH निगेटिव आयन नहीं होता है। मतलब इसमें H+ और OH निगेटिव आयन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिखा है NaCl जो हमारे पास है ये क्या है, एक लवण है, और इसमें क्या होता है, इसमें H+ आयन नहीं होता है और OH भी आयन नहीं होता है। इसमें कहीं भी H+ आयन है, कहीं भी नहीं है, और इसमें भी OH आयन इसमें भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सरल या सामान्य लवण होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में हमेशा क्या होता है, H+ आयन होता है। तो इसमें लिखा है इसमें H+ आयन होता है। अम्लीय लवण में हमेशा H+ आयन होगा। जैसे हमारे पास देख लीजिए, ये हमारे पास है, इसमें हमारे पास ये H है कि नहीं, तो ये हमारे पास H है, तो ये हमारे पास H+ इसमें आयन है। उसके बाद हमारे पास तीसरा हमारे पास है क्षारीय विलयन में हमेशा क्या होता है, OH निगेटिव आयन होता है। क्या होता है, OH निगेटिव आयन होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास है, ये थोड़ा सा रेड कलर का आपको मतलब थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ Mg2H
OH, उसके बाद Cl। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास OH इसमें मतलब इस अभिक्रिया में ये हमारे पास जो है इसमें हमारे पास OH है कि नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास चौथा है द्विक लवण। द्विक लवण मतलब इसमें क्या होता है, ये दो सरल लवणों से बनकर मिलकर बनते हैं। मतलब दो सरल लवण मतलब जैसे फिटकरी हो गया, फिटकरी क्या होता है, वो दो सरल लवण से मिलकर बनते हैं। मोहर लवण, मोहर लवण होता है, ये भी क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है, और वो भी क्या होता है, दो सरल लवण से मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन किसे कहते हैं, तो किसी लवण को जल में घोलने पर अम्ल या क्षारीय या उदासीनीकरण, किसी अम्ल को जल में घोलने पर अम्लीय या क्षारीय या उदासीन विलयन का प्राप्त होना लवण जल अपघटन कहलाता है। मतलब कोई भी लवण हो और उसको हम क्या कर ले रहे हैं, कोई भी हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी लवण है, उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम जल में घोल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको हम जल में घोल दे रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, उसको जब जल में घोलेंगे तो हमेशा अम्लीय या क्षारीय या उदासीन विलयन प्राप्त होगा। तीनों में से कोई भी एक मतलब कोई भी प्राप्त होगा, जो भी प्राप्त हो रहा है उसी को हम कहते हैं लवण जल अपघटन। अब बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी मैं 1 मिनट साफ कर देता हूँ। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अब हम समझेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को ही खाने का सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा, कहेगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तथा इसका सूत्र और बनाने के विधि बता दीजिए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला हमने रासायनिक नाम लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका अणु सूत्र के ये या रासायनिक सूत्र के ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका अणु सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है इसका अणु सूत्र। उसके बाद हमारे पास है बनाने की विधि। तो बनाने की विधि हमारे पास क्या है, तो बनाने की विधि, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम इसे हमारे पास ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम सोडियम कार्बोनेट को जल में और कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को घोलेंगे। मतलब हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, जलीय विलयन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाह करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। मतलब ये हमारे पास बेकिंग सोडा मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हमने यहाँ पर परिभाषा हमने लिखा है कि यदि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। मतलब कोई भी हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, उसको क्या करेंगे, उसको जलीय विलयन में डुबोकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाह करेंगे, तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बेकिंग पाउडर। अब हमारे पास है धवन सोडा या धोने का सोडा। मतलब धवन सोडा मतलब कोई भी चीज़ हो उसको धोने में इसका धवन सोडा का उपयोग हम करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है रासायनिक सूत्र या कहिए अणु सूत्र कहिए। तो इसका सबसे पहला रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हमारे पास होता है Na2CO3 और उसके बाद पॉइंट में हमारे पास होता है 10H2O होता है। ये हमारे पास इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब हमारे पास है इसकी बनाने की विधि। तो बनाने की विधि हमने क्या लिखा है, तो जब सोडियम कार्बोनेट के
क्रिस्टलीय को जल से क्रिया कराया जाता है तो धवन सोडा का निर्माण होता है। मतलब हम एक इसकी हम क्रिया करा रहे थे, हमसे इसमें कह रहा है कि जब सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास हो जाएगा Na2CO3, ये हमारे पास हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीय को जल से क्रिया कराते हैं, तो जल से हम H2O ले लिए, H2O ले लिए हैं हमने। तो जल से जब हम क्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको धवन सोडा मिलता है। तो जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिलेगा Na2 और CO3 और हमको मिलेगा 10H2O मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा। तो जब हमने क्या करा, जब हमने क्रिया कराया, हमने सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिया कराया, तो हमारे पास क्या मिला, हमको धवन सोडा ये मिल गया है। तो ये हमारे पास होता है बेकिंग सोडा का हमारे पास अभिक्रिया हमने करा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक बात और लिखा है, धवन सोडा का उपयोग, मतलब धवन सोडा का कहाँ कहाँ हम उपयोग करते हैं ये भी हमने लिखा है। तो धवन सोडा का उपयोग पहला हमारे पास है साबुन तथा कागज के निर्माण में, मतलब साबुन बनाने में या कागज बनाने में धवन सोडा का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास है जल की कठोरता को दूर करने में, मतलब जैसे जल हमारे पास है बर्फ बन जा रहा है तो उसको हम दूर करने, मतलब उसकी कठोरता को, मतलब उसको दूर करने के लिए हम धवन सोडा का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा है घरों की सफाई में, मतलब हमारे पास घर जो हमारे पास है उसमें काई वाई लग जाते हैं, तो जैसे कल है तो कल पर हमारे पास काई लग जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, धवन सोडा से ही उसको हम साफ करते हैं। तो हमारे पास ये धवन सोडा का उपयोग हो गया। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो अब हमारे पास है विरंजक चूर्ण। क्या है हमारे पास, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, तो विरंजक चूर्ण हमारे पास इसका रासायनिक नाम होता है CaOCl2 होता है। इसका हमारे रासायनिक सूत्र हो गया। इसके बाद रासायनिक हमारे पास नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मतलब इसका क्या होता है, बेकिंग सोडा का हमारे पास विरंजक चूर्ण का हमारे पास रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इसका अणु भार 127 होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है बनाने की विधि। तो हमने यहाँ पर बनाने की विधि लिखा है कैल्शियम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को Cl2 के साथ क्रिया करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। मतलब हमको क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को, मतलब हम यहाँ पर एक ले रहे हैं कैल्शियम ले रहे हैं Ca ऐसे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। जब हम कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को किससे, हम Cl2 से हम क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। Cl2 से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। तो विरंजक चूर्ण हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास हो जाएगा CaOCl2 और प्लस में हमारे पास क्या मिलेगा, तो प्लस में हमारे पास यहाँ से हमको मिलेगा H2O मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा। तो ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास विरंजक चूर्ण है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास विरंजक चूर्ण है। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए इसका उपयोग तो जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, मतलब जीवाणुओं को नष्ट करने में हम इस विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है दूसरा, हमारे पास है कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि के रंग को उड़ाने में, मतलब जैसे कपड़ा है, कागज है और कोई भी मतलब कुछ भी सामान हो उसके रंग को उड़ाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो मैं आप आशा करता हूँ कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 और हाफ H2O होता है, हाफ H2O होता है इसका रासायनिक सूत्र। उसके बाद इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हीमाहाइड्रेट। क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट होता है, और इसका अणु भार जो होता है वह 136.134 होता है इसका अणु भार। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है बनाने की विधि। तो बनाने की विधि हमने क्या लिखा है, तो कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री सेल्सियस
ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। मतलब हमारे पास क्या है, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म कर दे रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, तो हमको एक ये जो हमारे पास मिल रहा है, यही हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जा रहा है। और इधर हमारे पास 3/4 H2O मिल रहा है, मतलब जल मिल रहा है। तो ये हमारे पास होता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना बात समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ इतना आप टॉपिक याद कर लेते हैं तो आपका इससे बाहर, इस चैप्टर में इससे बाहर नहीं पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।